और आज के ये वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये हमारा टॉपिक रिलेट करता है हमारे प्रीवियस टॉपिक से। तो इस चैप्टर में हमने जो हमारा चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में हम अभी ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं। हमारे पहले दो वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आई होप आप सभी ने वो वीडियो प्रॉपरली देखा है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपको चैप्टर इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, तो आपको इन सभी का बेसिक्स जो है वो प्रॉपरली पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम इन टर्म्स का यूज करेंगे। तो चलो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं ताकि हमारे माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास विथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम ऑफन या तो IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से डेल्टा H और यहाँ I लिख के भी, या सिंपली हम यहाँ ऐसे I लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड to remove outermost electron। क्या कह रहे हैं हम, ध्यान से समझो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from gaseous or isolated atom। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस और आइसोलेटेड एटम। हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है गैसियस और आइसोलेटेड एटम। गैसियस और आइसोलेटेड एटम मींस क्या होता है? जब आप देख रहे हो कि गैसियस एटम मींस क्या होता है, जब एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता, उस सिचुएशन को हम कहते हैं गैसियस एटम। आइसोलेटेड एटम मींस भी वही हुआ कि भाई जिस उसके ऊपर ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन इट मींस ना उसके पास में ना ही कोई फोर्स ऑफ हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसके पास में फोर्स ऑफ रिएक्शन है। ओके, सो चलो इस चीज को भी हम समझते हैं। कंसिडर करो कि ये क्या है, एक एटम है जिसको मैंने क्या कहा है, M। अब ये एटम क्या करता है, अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब समझो इसको, अगर एक एटम अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा तो इसका चार्ज कौन सा हो जाएगा? M पॉजिटिव होगा। और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और हमने क्या कहा कि उसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये सब करने के लिए उसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ी है। तो हम उसीलिए उसका क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो एंथैल्पी लग रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही है, वो हमने क्या कहा है? वो हमने कहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव मींस क्यों? क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि जब भी किसी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो, ठीक है, अपने आप से किसी को निकाल रहे हो, तो उसको एनर्जी की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी मेटल को जब आप क्या सप्लाई कर रहे हो, ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तब वो क्या कर सकता है, ये पर्टिकुलर एटम अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है और इसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मींस व्हाट? एनर्जी भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। एंथैल्पी हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी स्टडी करने वाले हैं। हम सिंपली कहेंगे एंथैल्पी भी क्या? एनर्जी का ही फॉर्म है। सो यहाँ पर हमने ये कहा है कि मेटल जिसमें से हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसको, तो वो अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अब देखो यहाँ पर हम इसका यूनिट देखते हैं कि ऑफन ये एनर्जी है, ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसीलिए इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल
या फिर इसको क्या हो सकता है, किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी ये हो सकता है। तो ये तीनों जो है इसके यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है ये कितना होता है, अगर हम किलो जूल के साथ में इसका रिलेशन करें तो 96.49 किलो जूल पर मोल, ये होता है इनका रिलेशन। सो जब भी हम इसके यूनिट्स लिखेंगे, जब भी हम इसके बारे में अगर हमें कोई वैल्यू लिखना है तो हमें ये यूनिट्स भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, समझो जरा इसको कि ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस क्या होता है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास में ये एटम है, हमने क्या कहा, ये एटम अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो ये क्या हुई भाई, यहाँ पर एक आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। जब उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने उसको कहा है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुई। अब पर अगर किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, किसी एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो फिर हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे मेजर करते। अब देखो यहाँ पर M पॉजिटिव है, अब इसको हमने और एनर्जी दे दी तो ये क्या करेगा, ये बन जाएगा M2 पॉजिटिव और एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसे कहा जाता है IE2। तो ये क्या हो गया है, आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हम आते हैं यहाँ पर M2 पॉजिटिव को हमने फिर से एनर्जी दे दी, तो ये कितना होगा, M3 पॉजिटिव और एक और इलेक्ट्रॉन निकल आएगा और इसको कहा जाता है IE3, दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन सभी को कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। इट मींस, जैसे अगर हम एग्जांपल ले एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में कितना होता है, Al3 पॉजिटिव, तो वो एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में और एनर्जी गेन कर रहा है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, फिर और एनर्जी गेन कर रहा है, फिर से वो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। और ये जो एनर्जी जो हमें मिली है पहले इलेक्ट्रॉन निकालते समय, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते समय, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते समय, इन्हीं एनर्जीज को कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, ठीक। अब यहां पर देखो, अब हम ये देखेंगे कि इनकी क्या होगा, किसमें से कम होगा, किसमें से ज्यादा, क्योंकि हम जब इसको फाइनली लिखते हैं, जब आप इसको फाइनली लिखने जाओगे तो ये रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये रिएक्शन को लिखा जाता है M में से हमने क्या किया, M3 पॉजिटिव निकाला और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो हम फाइनल आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हम कहेंगे IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। तो इन्हीं एनर्जीज को कहा जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मींस क्या, कि जो भी एनर्जी लग रही है पहला इलेक्ट्रॉन निकालते समय, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कभी कभी तो फर्स्ट और सेकेंड 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस तरीके से हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी ऑर्डर क्या होती है, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और किसमें कम एनर्जी लगेगी, कैसे समझ में आएगा हमें। देखो IE3, सो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, उसके बाद में हुआ IE2 और उसके बाद में हुआ IE1, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ से भी रिलेट हो सकता है या फिर हम कहेंगे कि हमारे क्लासरूम से भी ये एग्जाम्पल रिलेट हो सकता है। अब सोचो जरा, आपकी क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर ध्यान से देख रही है कि भाई कोई बच्चा जो है जो बैक साइड में जो डोर है उससे निकल ना जाए, ठीक है। बट उसने देखा कि वहां पर जैसे ही टीचर का ट्रैक्शन कम हुआ वो फट से वहां से निकल गया। अब एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। अब जैसे ही दूसरे ने सोचा अब इलेक्ट्रॉन्स बचे कम, टीचर का पावर उतना ही है, तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालते समय या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलते समय ज्यादा टाइम लगेगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि अब टीचर ज्यादा फोकस्ड हो गई है, ज्यादा देख रही है कि भाई कैसे है, कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा लगेगी। और जैसे 2 अगर निकल गए मान के चलो, तो तीसरे को तो और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझो इसको, जैसे कि अगर ये एक एटम है, इसमें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इनर शेल्स क्या है, कंप्लीटली
फिल्ड है, ठीक है। ये इनर शेल्स जो है ये कंप्लीटली फिल्ड हम दिखाए, ये ऐसे दिखाए, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर इसके प्रोटॉन कितने हैं इसके पास में, अगर हमने एग्जाम्पल लिया 13 का, सो Al के पास में कितने हैं, प्रोटॉन 13 है। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 12 बचे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरे सिचुएशन में उसके पास में फिर से 13 प्रोटॉन है, बट इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास में, 11 ही है, क्योंकि दूसरा भी निकल गया। थर्ड सिचुएशन में हम देखेंगे कि P जो है ये कितना है, 13 है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे उसके पास में, 10। तो यहां पर देखो आप ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, उसको और ज्यादा टाइटली हेल्ड करने की कोशिश करता है, और जब वो उसको टाइटली हेल्ड करता है तो डेफिनेटली हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अगर हम बात करें तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आप इसको इस फॉर्म में भी दिखा सकते हो, कोई डेल्टा H1 डेल्टा H3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा H2 एंड डेल्टा H1, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी भी समझ में आ गई है। तो चलो अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम इसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल रोज में भी क्या है, एलिमेंट्स है, हॉरिजॉन्टल में भी एलिमेंट्स है, तो इन सभी में आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है ये समझना है। और वो समझने के लिए हमारे पास हमें पहले उनके कुछ फैक्टर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो अभी हम इसको समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने सबसे पहले ये लिया है कि एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज में क्या है, मैं यहाँ पर चलो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। कंसिडर करो ये एक एटम है और एक ये एटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये बड़ा एटम है, ये छोटा एटम है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा, डेफिनेटली किसमें से होगा, जिसका बड़ा साइज है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए हमेशा इजी होगा, क्योंकि छोटा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली पकड़ के रखेगा। और इसीलिए हमने ये कहा कि एटॉमिक साइज में हम क्या कहेंगे कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, छोटा साइज है इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, और हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ये समझ में आ रहा है आपको। तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर एटम बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। बट अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे और इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, चलो समझते हैं। अब जैसे ही हम पूरे अलोंग पीरियड जाते हैं, पीरियड इट मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ते जाते हैं तब क्या होता है, उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ते जाएगी। कैसे, चलो मैं ये समझाती हूँ। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, और अब हम यहां पर आए, इसके पास में 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब जब ये 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए इजी होगा। अब ये 4 चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही टाइटली हेल्ड करेगा। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। हमने क्या कहा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट, ये टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है या इसके बारे में आपको पता है, कोई भी नई चीज हम नहीं सीख रहे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू चीज क्या सीख रहे हैं हम यहाँ पर, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या पता होना चाहिए कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे स्टेबल, और हम स्टेबल किस किस को मानते हैं, हम स्टेबल मानते हैं
जैसे कि अगर हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो तो हम उसको क्या मानते हैं, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानते। तो अगर ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो हम इन दोनों को वायलेट करते, हम इन दोनों को नहीं मानते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, चलो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ पी से। अगर हमारे पास में यहां पर कुछ शेल्स है, जैसे अगर मैंने कहा है 2p1 2p2 और ये 2p3। सो जैसे कि अगर मान के चलो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2p3। क्यों, क्योंकि वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर हमारे पास में 2p4 है, 2p5 है या फिर 2p6 है, तो इन तीनों में से डेफिनेटली हमें पता है कि भाई 2p6 क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसके ऊपर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, हम ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उसके स्टेबिलिटी से। इट मींस अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, अगर वो कम स्टेबल है तो एनर्जी कम लगेगी। जैसे अगर हम इनकी बात करें तो इन तीनों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, 2p3। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन 2p3 से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू 2p2 एंड 2p1। सिमिलरली हम यहां पर भी देख सकते हैं कि चलो हम एक डी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास में 3d4 है, 3d5 है और 3d6 है, तो हमें पता है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3d5। तो 3d5 में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पेनेट्रेशन इफेक्ट। अब पेनेट्रेशन इफेक्ट में इफेक्ट क्या होता है, चलो अभी हम समझते हैं उसको। पेनेट्रेशन इफेक्ट में हमने क्या कहा कि जैसे अगर हमारे पास में 3s है, 3p है या फिर 3d है, तो हमें ये पूछा जाता है कि इन तीनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्या डी में से डिफिकल्ट होगा, पी में से डिफिकल्ट होगा या एस में से डिफिकल्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको हम पेनेट्रेशन इफेक्ट कह सकते हैं, या तो फिर हम इसको सिंपल वर्ड में हम ये क्या कह सकते हैं, इसको सबशेल इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, सबशेल इफेक्ट भी कहेंगे। अब सबशेल इफेक्ट या फिर पेनेट्रेशन इफेक्ट में हमने क्या कहा कि एस क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है, और एस न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से उसको निकालना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जब हम पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई एस को निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है, एस में से इलेक्ट्रॉन, देन पी, देन डी एंड देन एफ। तो ये होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और सिंपली हम कहेंगे उसको सबशेल इफेक्ट। सो स्टूडेंट, ये जो 4 फैक्टर्स हमने स्टडी करे, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, इन सब में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे एटॉमिक साइज हमने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और यहाँ पर एस का इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये चारों फैक्टर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, और उसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेंड देखते हैं हम, है ना। जब हम ये ट्रेंड देखेंगे तब हमें पता चलता है कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है, ये भी हम बता सकते हैं कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है। ये इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और साथ में ही एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ये दोनों जो है अलोंग अ पीरियड जब हम जाते हैं तब क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अलोंग अ ग्रुप। अलोंग अ ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप मीन्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम। अलोंग अ ग्रुप टॉप टू बॉटम मीन्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इट मीन्स अलोंग अ ग्रुप जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि
इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में ही यहां पर नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ट्रेंड देखते हैं और हम उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे यहां पर, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियड नंबर 1 से। सो पीरियड 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और साथ में हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हमने क्या कहा है कि भाई जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज होनी चाहिए इट मींस इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या मोर एंथैल्पी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो इसको कि हम ऐसे जाते हैं, इट मींस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, यहां से टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। और इसीलिए जो हीलियम जो है, यहां पर 2-3 फैक्टर्स होते हैं। हीलियम के पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हीलियम के पास क्या होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो एंथैल्पी होती है वो किसके पास में होती है, हीलियम के पास में। देखो हमारे दोनों तीनों फैक्टर्स जो है इसको प्रॉपरली सूट करते हैं। कैसे सूट करते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या कहा, अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम का कंपैरिजन करो एटॉमिक साइज, तो किसका एटॉमिक साइज किस तरीके से करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इसका छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। तो एटॉमिक साइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल फिट होता है। सेकेंड हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसमें +1 न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास +2 न्यूक्लियर चार्ज है। इसीलिए जो न्यूक्लियर चार्ज वाला भी कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे से फिट होता है। साथ में ही हम थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है और यहाँ पर क्या होता है 1s2। तो 1s2 इट मींस ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबिलिटी, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये हो गया। अब हम आते हैं इसमें हमारा फोर्थ फैक्टर। फोर्थ क्या है, पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट में हम देखते हैं कि भाई एस है और एस से तो वैसे भी ज्यादा एनर्जी लगती है हमें निकालने के लिए। अब हमने पीरियड में इस तरीके से देख लिया है। अब हमारे पास जब हम ध्यान से कंपेयर करेंगे, जब हम सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, हम थर्ड पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कंपेयर करेंगे, चलो देखते हैं अभी। पीरियड 2 में जब आप देखते हो तो यहाँ पर कौन आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर फ्लोरीन और ये नियॉन आता है। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जब हम यहां से यहां जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर ये बढ़ती है तो डेफिनेटली हम इस तरीके से जो है इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, कि भाई उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है। और नियॉन का तो हमें पता ही है कि भाई वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों देगा किसी को, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा ही एनर्जी लगेगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के बीच में। अब देखो नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो नाइट्रोजन अगर 7 है तो ये कितना होगा, हम चलो इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली, 1s2 2s2 2p3। तो p में कितने हैं, 3 है, देखो ध्यान से, p में 3 है ये। अब ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। क्या होगा जाएगा 2p4। यहां पर इस तरीके से हम 2p4 भी दिखा सकते हैं। अब देखो इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों में देखना ध्यान से, यहां जब कंपेयर कर रहे हो तो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम, ज्यादा स्टेबल ये है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू दी ऑक्सीजन। तो यहां पर हमें ये ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा कि यहां पर भाई ऑक्सीजन जो है ये ग्रेटर देन नाइट्रोजन। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। तो हमने और रीजन क्या दिया हमें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर। बट अगर मैं वही बात करती हूँ IE2 की,
तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन गया, तो किसका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इस सिचुएशन में इसका ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ऑक्सीजन की एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। तो जब भी आपको किसी की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करना है, बताना है कि किसकी सेकेंड ज्यादा है, किसकी थर्ड ज्यादा है, तो आप हमेशा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका प्रॉपरली फोकस कीजिए, उसको लिख कर देखिए और फिर समझिए कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम देखें कि भाई ये बेरिलियम की हम बात करें, ठीक है, बेरिलियम की बात करें या फिर और यहाँ पर हम बोरॉन की बात करें, तो ये कौन से हो गए, ये आ गया आपका ग्रुप 2 और ये हो गया है आपका ग्रुप 13, ठीक है। सो यहाँ पर याद है आपको कौन कौन आता है, यहाँ पर आता है फिर मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है फिर एल्यूमिनियम। आप जब इन दोनों में भी कंपेयर करोगे, चलो इसमें देखते हैं, इसका 12 होता है, इसका 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और ये आ जाएगा 3s2 और 3p1। अब हम देखते हैं कि इन ग्रुप्स में स्पेसिफिकली ग्रुप 2 की क्योंकि इनके पास में पूरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी ज्यादा है और इसीलिए जो है यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसी सो हेंस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 वुड बी मोर एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 13। तो ये हम बताना चाह रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, आपको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और अगर आपको सो स्टूडेंट, आई होप जो भी टॉपिक मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आएगा, देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर चुका है तो आप सभी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।